नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी पर। इतनी बेहद रोचक कहानी है कि सुन करके आप ये समझ लीजिए कि ना ही आपको कुछ सोचने की जरूरत है, ना ही समझने की जरूरत है। खुद ब खुद जिस प्रकार से आपको हिंदी फीचर फिल्मों को देख करके आप देखते होंगे कि आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। कोई रोचक कार्य आप करते हैं तो तथ्य बाई तथ्य आपको याद रह जाता है। उसी प्रकार से मैं आज आपको पृथ्वीराज चौहान, जयचंद और संयोगिता एक हिसाब से ये कह लीजिए कि इंटरेस्टिंग किरदार होने के नाते उसको मैं जोड़ रहा हूं। परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि इन बिना इंटरेस्ट के वो परीक्षा की दृष्टि से जो सारे तथ्य हैं आप याद नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि वो 12वीं शताब्दी का खत्म होने का टाइम था जब वो तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया। तराइन का ये पहला युद्ध जो कि चौहान और गौरी के बीच में हुआ था, और तराइन का ये द्वितीय युद्ध जो कि वो भी लड़ा गया था गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। समझ लीजिए कि चाहे वो ग्रुप डी लेवल से लेकर के ग्रुप ए लेवल तक सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, एमपीएससी हो, आरएएस हो, हर जगह पर, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, हर जगह पर। चंदावर का युद्ध तो तकिया कलाम है, 1194 में हुआ था, तो इसको भी जो है याद रखना चाहिए आपको। 1194 की ये घटना है। तो मैं इन्हीं सब चीजों के विषय में बातचीत करूंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन अगर आपको अच्छा लगेगा तो वो लंबा समय जो है आपको व्यतीत करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चाहे वो राजे रजवाड़े रहे हों या आपका दौर हो, कोई भी व्यक्ति हो, हमने ये देखा है कि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि ये प्रेम मोहब्बत के जाल में कम फंसते हों। राजा जयचंद जो कि कन्नौज के गढ़वाल वंश के राजा थे, उनकी बिटिया थी संयोगिता। ठीक है, उनकी बिटिया का क्या नाम था? संयोगिता। और ये संयोगिता ही किरदार ऐसी थी जो कि तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के हारने का कारण बनी। राम का बन, कैकेयी का अपजस। ठीक है, संयोगिता कारण बनी, ऐसा मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान के बल और पराक्रम से हिंदू रजवाड़े ही उनसे अंदर अंदर जलन और द्वेष की भावना रखते थे। गलत था, नहीं रखना चाहिए था, लेकिन अब रखते हैं तो रखते हैं, उसका क्या किया जाए। जैसे ही वो अपने पिता का स्थान ग्रहण किए पृथ्वीराज चौहान, वैसे ही वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए खजुराहों के चंदेल शासकों के ऊपर धावा बोला, कन्नौज के गढ़वाल शासकों के ऊपर धावा बोला, और तमाम साम्राज्यों को उसी श्रेणी में रखते हुए वो मिलाते चले गए। इस बात से काफी खिन्न थे जो भी राजे रजवाड़े थे, सब बहुत खिन्न थे। और खिन्न होने के कारण अंदर अंदर बहुत ज्यादा देश विद्वेष रखा करते थे। किससे? पृथ्वीराज चौहान से। और पृथ्वीराज चौहान से देश विद्वेष रखने के कारण में उनको जो है कुछ समय पहले कुछ चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती सिलसिले के संत ने बताया कि इंडिया की जो, माफ कीजिएगा उस वक्त इंडिया नहीं होता था, भारत होता था, भारत की अर्थव्यवस्था सोने की चिड़िया के जैसे है। अगर उसको लूट लिया जाए या उस पर अधिकार कर लिया जाए तो गजनी साम्राज्य भी जो है सोने की चिड़िया हो जाएगा। गौड़ साम्राज्य जो कि गजनी का एक छोटा सा साम्राज्य था, वहां का राजा शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और अपने साथ में अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर के जो है सबसे पहली बार धावा बोलता है। कहां पर? पूर्वी पंजाब, जो कि थोड़ा थोड़ा ऐसे लगता है
यहां पर जहां दिल्ली पर शासन कर रहे पृथ्वीराज चौहान के ही राज्य क्षेत्र में वो आता था। तो पृथ्वीराज चौहान बाहरी आक्रांता होने के नाते लोगों को आगाह किया कि जो है आप हमारी मदद करिए और हम जो है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को धूल चटाएं। लेकिन आंतरिक कलह ऐसी थी कि वहां पर उनको ना का सामना करना हुआ और सभी राजे रजवाड़े ने मना कर दिया। पृथ्वीराज चौहान भी बहुत ही पराक्रमी और जो है दृढ़ संकल्पित राजा थे। उन्होंने उन राजे रजवाड़ों के ना को बिल्कुल जो है नजरअंदाज किया और अकेले ही युद्ध में कूद पड़े और 1191 के पहले तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को धूल चटाया और धूल चटाया ही नहीं, बंदी बनाया। बंदी बनाने के बाद में उनको माफ भी किया। इतना ही नहीं, इससे पहले 16 बार शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को धूल चटाया था। 16 बार लगभग माफ कर दिया था, क्योंकि हिंदू रजवाड़ों के अंदर जिस प्रकार से वो पराक्रमी होते थे उससे 4 गुना ज्यादा उनके अंदर जो है दया भाव होता था और वही दया भाव उनको जो है कहीं ना कहीं चोट पहुंचाया और दगा जो है खाने का काम किया। अब जो उस वक्त जो है संधि पत्र के लिए बाहरी आक्रांता के कारण जो है उन्होंने लोगों को ये कहा था कि भैया हमारी मदद कर दीजिए, ये अपना परसेप्शन है। एक अंदर अंदर रहा होगा कि जो है हम अगर उन रजवाड़ों से मदद कर ले लेते हैं तो ठीक है, और ना देने के कारण जो है लोगों के अंदर ये भी चर्चा हुई होगी कि अरे वाह यार, ये तो गजब आदमी जो है अकेले ही जीत गया और उसका इंप्रेशन संयोगिता के ऊपर कुछ ज्यादा ही पड़ा। रानी संयोगिता जो कि जयचंद की बिटिया थी और जयचंद की बिटिया थी और इनको जो है इनके ऊपर असर पड़ा और असर वो आप तो समझ ही रहे हैं कि एक टाइम में वो प्यार में बदल गया हो। अब प्यार में बदल जाने के कारण में पृथ्वीराज चौहान को ये जो है अपना पति मान लेती है मानिए, और इस बात की जब खबर जयचंद को लगती है तो जयचंद बिल्कुल काटो तो खून नहीं, इस श्रेणी में आगबबूला हो जाता है और कहता है कि बिटिया तो बाप के सर की पगड़ी होती और बाप के सर की पगड़ी कैसे उछाल सकती है, लेकिन जब बाप कमजोर हो तो अपने राज्य को संभालने के लिए अगर किसी दूसरे राजा को राजा चुन लिया जाए तो उसमें बुराई ही क्या है? वो भी तो एक जो है परम पुण्य का काम है, ये भी तो हो सकता है। मैं दोनों तरफ से बोलने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर संयोगिता का दिल दुश्मन के लिए धड़कता है जयचंद की तरफ से, लेकिन मैं इनके तरफ से भी बोलता हूं कि जो इनका अपने राज्य की जनता की सेवा करने के लिए इनसे वैवाहिक संबंध भी हो सकता है स्थापित की, ये तो पॉलिटिकल माइंड है, इसकी चर्चा करने से कोई मतलब नहीं। जयचंद आगबबूला होता है, जिसके कारण तुरंत स्वयंवर रख देता है और कहता है कि इस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को न्योता न दिया जाए। पृथ्वीराज चौहान को न्योता न देने का जो है ये संकल्प संयोगिता खुद ब खुद जो है कहती हैं पृथ्वीराज चौहान को, अपनी सहेली के पति से कहती हैं कि आप जाइए और उनको न्योता दीजिए और कहिए कि मेरे तरफ से जो है निमंत्रण को स्वीकार करें और स्वयंवर में शामिल होने का कष्ट करें। पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल कहता है कि आप बिल्कुल उनको संदेश दीजिए और हम जो है स्वयंवर में शामिल होंगे। उधर स्वयंवर शुरू हो जाता है और स्वयंवर शुरू होने के बाद में जयचंद जो है अपने द्वार पर एक पुतला स्थापित करवाता है पृथ्वीराज चौहान का और जो है कहता है कि जो है ये मेरे द्वारपाल हैं, द्वारपाल के रूप में उनको रख देता है, जिससे कि पृथ्वीराज चौहान की राजे रजवाड़ों के भीतर बेइज्जती हो। और इस बात की भी खबर जो है लग जाती है पृथ्वीराज चौहान को और पृथ्वीराज चौहान और आगबबूला होता है और उसी बीच स्वयंवर संपन्न हो जाता है और स्वयंवर में सभी राजों के सामने संयोगिता राजाओं के सामने से होकर गुजरती है, लेकिन किसी के सामने नहीं रुकती है, लेकिन उस पुतले के सामने जाकर के उस पुतले के ऊपर वो अपनी जो है माला को पहना देती हैं और वो जो है कुल मिलाकर के उनको पति मान लेती हैं। और उसी बीच में नाटकीय ढंग से पृथ्वीराज चौहान पहुंचता है और पृथ्वीराज चौहान पहुंच करके कहता है कि जब आपकी बिटिया हमको पति मान ही ली है तो मैं दिल्ली लेके जाऊंगा। और इसको वामपंथी इतिहासकार क्या कहते हैं? वामपंथी इतिहासकार इसको कहते हैं
कि अपहरण करके ले गए। यही दुख है। राजपूत रजवाड़ों में बहुत से राजों की कहानी ऐसी है जिनकी समझ लीजिए कि पराक्रम का लोहा शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जो ले पाए, लेकिन आंतरिक कलह के कारण और बहुत से विद्वेष के कारण सारे रजवाड़े मारे गए और उनके इतिहास को भी कोई ठीक कलमों से लिखने के लिए नहीं रहा। लेकिन यहां पर आप ये कहानी सुन करके आपका रोम रोम प्रसन्नित हो जाएगा, आह्लादित हो जाएगा, आप खुश हो जाएंगे, अपने ऊपर गर्व करेंगे कि हम उस देश के वासी हैं जहां पृथ्वीराज चौहान रहा करते थे। हम उस देश के वासी हैं जहां पर चंद्रबरदाई की मित्रता का ताना बाना बुना जाता है। और मित्रता की तो यहाँ पर कृष्ण सुदामा की मित्रता, भगवान राम और भगवान हनुमान की मित्रता। और आपको मैं बता दूं कि एक हिसाब से मुस्लिम राजाओं में भी, मुस्लिम राजा और हिंदू बीरबल, उनकी भी कहानी, ये अनूठा देश वास्तव में अपने आप में बहुत बड़ा यूनिटी में, विभिन्नता में एकता का जो है संदेश देती है। तो चलिए यहां पर जो बात थी किसकी, स्वयंवर नाटकीय ढंग से जो है वो पहुंचते हैं और संयोगिता को लेकर चले जाते हैं। उधर गौरी चंदावर तराइन के पहले युद्ध में हार करके एकदम घायल शेर की भांति, भूखा नंगा की भांति इंतजार करता है कि कब मौका मिलता है, जबकि यहाँ पर हाथ पैर जोड़ करके किस तरीके से चौहान से, यहाँ पर ये प्लस लगा है, पहले युद्ध में ये जीते थे, दूसरे में माइनस लगा है, ये हारे थे, प्लस लगा है यहाँ पर ये जीता था, यहाँ पर माइनस लगा है, पहला युद्ध गौरी हारा था। उसी प्रकार से ये प्लस माइनस का साइन जयचंद और चंदावर के युद्ध में भी लगा है। आप इसको समझने के लिए स्क्रीनशॉट जब आप लेंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप यहां पर देखिए कि यहां पर हार का आंतरिक रूप से कलह लेकर के बैठा है, जबकि ये वचन दिया था कि चौहान हमको माफ कर दो और मैं जीवन में कभी इस हिंदुस्तान की तरफ काली निगाह से देखूंगा नहीं। लेकिन जैसे ही जयचंद का न्योता मिलता है और इनकी जो है बिटिया को ले जाने के कारण में इनको गुस्सा बबूला होता है और कहता है कि हम जो है पृथ्वीराज चौहान से युद्ध लड़ेंगे, और उनके गुलाम कहते हैं आप तो इसके योग्य ही नहीं है, तो ये कहते हैं कि हम जयचंद से संधि, गौरी से संधि करेंगे। इसीलिए कविता आती है, फिर कोई जयचंद न निकले, ये हिंदुस्तान हमारा हो। विभीषण की बात ये गौरी से जाकर के संधि कर लेते हैं और उसके बाद जो है उधर से गौरी कहता है साहबुद्दीन गौरी तुम युद्ध की तैयारी करो, और कूच कर देता है दिल्ली पर, कूच करो पृथ्वीराज चौहान की सल्तनत पर। तो वो जो है उधर से कूच करता है, ये इधर से कूच करते हैं और 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हार का मुंह सामना करना पड़ता है और उसके बाद बंदी बना करके लेकर के चला जाता है कहां, यहां से तराइन से सीधे गौरी, और गौरी में इनको जो है कैद कर देता है और कैद कर देने के बाद में माफी मांगने के लिए विवश करता है। जब पृथ्वीराज चौहान माफी मांगने से मना कर देते हैं तो उनकी आंखों के देखने के तौर तरीके से काफी ज्यादा साहबुद्दीन मोहम्मद गौरी आग बबूला होता है और गर्म राड की छड़ों से उनकी आंख को जो है फुड़वा देता है, और आंख को फुड़वा देने के बाद में वो अंधे हो जाते हैं। आपको एक चीज और बता दें कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में बहुत ही निपुण थे। यानी अगर पीछे से कोई आवाज आए तो उसी आवाज पर सीधा वो मार देते थे, और वहां पर उस शब्द के अनुसार अगर आदमी बोल रहा है तो वो मर जाता था, उसका जो वध हो जाता था। यहां पर जेल में वो यातनाएं झेल रहे थे। चंद्रबरदाई जो कि आपको जो है उनके राजकवि थे, राजकवि से पहले उनके परम मित्र थे, इनको ये बातें सहन नहीं हो पाती है और यहाँ से सीधा जो है निकलते हैं गौरी के लिए गजनी पहुंचते हैं। और गजनी पहुंचने के बाद में मोहम्मद गौरी से ये कहते हैं कि 16 बार आपको माफ किया है चौहान ने, एक बार उनको भी माफी दे दी जाए। तो कहते हैं बड़ी ही आपको सहानुभूति है तो दोनों लोग उसी जेल में जाओ चलो। दोनों लोगों को उसी जेल में बंद कर दिया जाता है जहां चौहान बंदी रहते हैं, और वहां पर अंधा देख करके चंद्रबरदाई को काफी दुख होता है और कहते हैं चंद्रबरदाई कि हमको आपको किसी तरीके से यहां से निकलना है। लेकिन वहां पर पृथ्वीराज चौहान वही एकदम दृढ़ संकल्पित होकर के कि नहीं, मुझे मौत से कोई डर नहीं है, मुझको वध करना है। किसका? मोहम्मद गौरी का।
कहते हैं कि फिर ये हो कैसे सकता है। तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान ने तो सोचा कि चंद्रबरदाई को हम ये अवसर दें, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मित्र, जो यातना जो है तुमको दी है, मेरी तो यही इच्छा है कि तेरे हाथों मारा जाता। तो वहां पर जो है पृथ्वीराज चौहान कहते हैं संभव कैसे है। उसी बीच में जो है तीरंदाजी का एक प्रतियोगिता उनके यहाँ होता रहता है। इसी बीच में चाल चलते हैं चंद्रबरदाई और कहते हैं उनके द्वारपालों से कि जाइए और ये खबर दे दीजिए किसको, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को, किस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं पृथ्वीराज चौहान भी। तो वो उठा के मार के हंसता है और कहता है कि अंधे होकर के भी वो प्रतियोगिता में तीरंदाजी में भाग लेंगे, मूर्ख हैं क्या ये सब, या फिर और भी आंखें फुड़वानी है दो के दोनों को। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है महाराज, शब्द भेदी बाण चलाते हैं और ये आवाज सुन करके ही जो है निशाने को भेद देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो है ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं तुम दोनों की वध वहीं पर कर दूंगा। कहे महाराज आप ऐसा कर लीजिए। फिर उसके बाद वो कहते हैं चलिए मृत्यु से पहले ये भी देख लेते हैं। वहां पर जाते हैं और उससे पहले चंद्रबरदाई उनको ये बात जो है बता देते हैं कि भाई, पृथ्वीराज चौहान को बता देते हैं कि चौहान किसी भी तरीके से तो आपको चूकना नहीं है, मैं आपको जो है प्रमाण दूंगा और जो है पीछे से बोलने का जो है प्रबंध करूंगा और आप जो है उसी मौके का फायदा उठाते हुए सीधे जो है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का वध कर दीजिएगा। वो जाते हैं और उस तीरंदाजी के प्रोग्राम में भाग लेते हैं और प्रोग्राम में भाग लेने के बाद में सीधे सीधे चंद्रबरदाई वहां पर मोहम्मद गौरी से कहता है कि महाराज, क्योंकि तवा आपके तरफ है जहां पर निशाना लगाना है, इसलिए आप वहां से बोलिएगा और बोलने के बाद में 3 बार बोलिएगा, जिससे इनको जो है एहसास हो जाए कि हमारा निशाना उधर ही है और आप निशाना जो है लगाने के लिए इनको प्रेरित करिएगा। वो सोचते हैं कि ये तो आंख का अंधा देखते हैं, ये भी बात मान जाते हैं। और इसी बीच जो है दूरी का आकलन और इन सारी चीजों का आकलन करने के लिए वो वहां पर जो है एक दोहा, जो कि बहुत ही प्रचलित दोहा है, उसको प्रयोग में लेते हैं और वो कहते हैं 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, अत्ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ध्यान दीजिएगा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। जैसे ही इसको बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान अपना निशाना साधते हैं और मोहम्मद गौरी वहीं पर मारा जाता है। फिर उसके बाद में पहले चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का के पेट में छुरा भोंकता है, उसके बाद खुद के पेट में छुरा भोंक करके दोस्ती अमर कर जाता है और लाखों सैनिकों के बीच में साम्राज्य के, उन्हीं के साम्राज्य के भीतर धोखा देने वाले उस सम्राट को वहीं धूल चटा के वहीं कब्र बना करके पृथ्वीराज चौहान आए। और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की वहां पर कब्र बनाई गई, कहां पर, गजनी में, जहां पर वहां के लोग जाते हैं और उनको जूते और चप्पल से मारने की प्रथा है, जो कि अपने देश के ही अभी एक वीर सिंह राणा थे और वो जा करके वहां से दूसरे देश से भाग करके वहां गए और उनका जो है अस्थियों का विसर्जन किया खुदवा करके पृथ्वीराज चौहान की। ये सारी सत्य घटनाएं हैं। इसको जानने के बाद में आपको भी काफी ज्यादा खुशी होगी कि यार हम उस देश के वासी हैं जहां ऐसे ऐसे वीर रहा करते हैं। बताइए, अपने प्रतिशोध की ज्वाला उन्हीं के देश में, उन्हीं के साम्राज्य में पहुंच करके सीधे उनका वध करके लेते हैं। ये वास्तव में काबिल तारीफ है, निश्चित रूप से सल्यूट करने के योग्य है। सबको अपने दिल में पृथ्वीराज चौहान को जगह देनी चाहिए। यहां पर संयोगिता पृथ्वीराज चौहान के मारे जाने के बाद में दुखी होती है और सभी रानियों के साथ में खुद का जौहर कर लेती है, जिससे गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक जो ये सोचता है कि हम इनके साथ में हलाला करेंगे, ये भी उसके मन की जो सोच थी ये मिथ्या साबित होती है। फिर कभी गुलाम वंश के बारे में चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में चर्चा करेंगे, इल्तुतमिश के बारे में चर्चा करेंगे, रजिया सुल्तान के बारे में चर्चा करेंगे।
अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।